जाइंट। कहानी की शुरुआत में समंदर के किनारे हमें एक बहुत बड़े जाइंट को दिखाया जाता है जो हूबहू इंसानों की तरह होता है। इंसानों में और उसमें सिर्फ एक ही फर्क है और वो है साइज का। दरअसल एक रात पहले बहुत बड़ा तूफान आया था और उसी तूफान में ये आदमी यहाँ पर आ गया। ये समंदर से बहकर आया या आसमान से गिरा, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और अब ये टाउन जो कि फिशरमैन का टाउन है, सब के सब लोग समंदर के किनारे इस जाइंट को देखने के लिए आ जाते हैं, पर किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस जाइंट के पास जा सके। हालांकि इसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती। यहाँ की लोकल पुलिस को कॉल किया जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक, एक मजाक है। इसीलिए पुलिस प्रशासन किसी की बात पर विश्वास नहीं करती। पर जल्दी बात इतनी फैल जाती है कि सबको यकीन हो जाता है कि समंदर के किनारे कोई जाइंट है जिसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है। इसीलिए सरकार यहाँ पर स्टीवन नाम के एक वैज्ञानिक को उसके 2 साथियों के साथ भेजती है। स्टीवन ने इतने बड़े जाइंट के बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना था। वो इस जाइंट की बॉडी को देखकर हैरान होता है। वो अपने दोनों साथियों के साथ जाइंट की बॉडी के पास जाता है। वो देखता है कि ये हूबहू एक इंसान ही है, बस इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। उसका हाथ इतना बड़ा होता है कि उसके हाथ में मछलियां तैर रही होती है। और अब स्टीवन की एक साथी उसके ऊपर चढ़ जाती है और दूर से भीड़ जो जाइंट को कई दिनों से देख रही है उनकी तरफ इशारा करती है। सबको समझ में आ जाता है कि जाइंट की मौत हो चुकी है, वो किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। इसीलिए सब के सब जाइंट के पास आ जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके ऊपर खेलना शुरू कर देते हैं। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कौन है, कहाँ से आया था, या किसी मृत इंसान के ऊपर इस तरह का आचरण करना सही है या गलत। सब अपने अपने तरीके से जाइंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके ऊपर फन कर रहे होते हैं। दूर से स्टीवन ये सब कुछ बहुत गौर से देख रहा होता है। अगले दिन स्टीवन के दोनों साथी जाइंट के ऊपर नोट्स बना रहे होते हैं, लेकिन अब भी स्टीवन उसी जाइंट को ध्यान से देख रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि इंसानों का जो आचरण उस जाइंट के साथ है वो ऐसा क्यों है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे इंसान उसकी बॉडी के पास आना कम कर देते हैं। उनका इंटरेस्ट अब जाइंट से पूरी तरह से हट चुका है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो जाइंट के ऊपर खेल रहे होते हैं। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट की एक टीम भी होती है जो प्लान कर रही होती है कि किस तरह से जाइंट की बॉडी को काट कर समंदर में फेंका जाए। अगले दिन स्टीवन जाइंट के पास अकेला ही आता है। वो देखता है कि अब उसकी बॉडी सड़ने लगी है। वो बहुत हिम्मत करके जाइंट के ऊपर चढ़ता है और देखता है कि जो हाथ समंदर की तरफ जाइंट का था वो अब कट चुका है। उसे पक्षी खा रहे होते हैं। साथ ही जाइंट का पूरा शरीर जो पहले चमकदार था अब वो पूरी तरह से पीला पड़ चुका है। वो जाइंट की आंखें देखता है जो पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी है। स्टीवन उदास अपने घर चला जाता है। अगली सुबह एक बार फिर से वो यहाँ पर आता है और देखता है कि जाइंट की बॉडी पर लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट की क्रेन भी होती है जो जाइंट के बॉडी पार्ट्स काट रही होती है। अब उसका शरीर बहुत ज्यादा सड़ चुका है। स्टीवन यहाँ से चला जाता है और कुछ हफ्तों के बाद आता है। वो देखता है कि जाइंट के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स अब नहीं रहे। उसका भी अब इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है, जिस तरह से पहले लोगों का था। पहले लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई आता भी नहीं। स्टीवन अब बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से समंदर के किनारे आता है और देखता है कि वहाँ पर जाइंट की कुछ हड्डियां ही बची हुई है। उसका पूरा का पूरा शरीर खत्म हो चुका है। स्टीवन अब कुछ महीनों तक समंदर के किनारे नहीं आता और एक दिन जब वो गाड़ी से कहीं जा रहा होता है तो देखता है कि एक बूचर शॉप ने उसी जाइंट की हड्डी को अपनी दुकान के ऊपर शोपीस के तौर पर लगा रखा है। दरअसल उस जाइंट के अब जितने भी पार्ट्स थे लोग अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने लालच के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक दिन स्टीवन कंट्री साइड जाता है और वो देखता है कि एक किसान ने उसी जाइंट के स्कल को अपने घर के पास रखा हुआ है, जिसे देखकर उसे एहसास होता है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन सबका अंत हो ही जाता है।
सारी ताकत मिट्टी में मिल जाती है। और जिस तरह से लोग जायंट को चंद ही महीनों में भूल गए, उसी तरह से हर एक इंसान को भुला दिया जाता है। स्टीवन एक सर्कस को भी देखता है जहां पर सर्कस के ओनर ने जायंट के प्राइवेट पार्ट को अपने सर्कस में रखा होता है और सबसे झूठ कहा होता है कि ये व्हेल का प्राइवेट पार्ट है और झूठ कहकर वो बहुत पैसे कमा रहा होता है। स्टीवन सोचता है कि कैसा होगा कि अगर जायंट खुद आए और इस टाउन की गलियों में जहां जहां पर उसके अवशेष रखे हुए हैं उन सब को उठाकर वो अपने साथ ले जाए। दरअसल ये पूरी कहानी इंसानों की क्रूरता, उनके नेचर को दर्शाती है। जिस तरह से जब जायंट पहले पहले समंदर के किनारे लोगों को दिखा था तो सब उससे डर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि वो साइज में बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है। पर जब इंसानों को पता चल गया कि वो डेड है तो सब ने उसे अपना खेल का मैदान बना दिया। सब ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसे इस्तेमाल किया। और जैसे जैसे उसकी बॉडी सड़ने लगी, इंसानों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। दरअसल वो उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बॉडी सड़ने के बाद जानवरों ने उसे खाना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह से इंसानों ने भी उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। और जिस तरह से जानवरों ने उसके शरीर के टुकड़ों को अपने पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया, इंसानों ने भी उसके शरीर को अपने अपने फायदे के लिए, पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि झूठ भी बोला। यहाँ पर इंसानों और जानवरों में कोई भी अंतर नहीं दिखता, क्योंकि जिस तरह से पक्षियों ने, जानवरों ने उसके मरने के बाद अपना पेट भरना शुरू किया, इंसानों ने भी वही किया। उसके मरने के बाद उसके बॉडी पार्ट से पैसे कमाए। ये भी हो सकता है कि समंदर के किनारे कभी कोई जायंट आए नहीं था, वो एक व्हेल मछली थी। ये एक मेटाफोर की तरह हमें दिखाया गया, यानी कि हमें व्हेल मछली के बदले वहां पर एक जायंट को दिखाया गया। इस कहानी के कई सारे मीनिंग्स हैं जो हर कोई अपने अपने तरीके से परसीव कर सकता है, यानी कि समझ सकता है। जैसे इस कहानी को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हर एक इंसान का एक दिन अंत होता है। इसीलिए किसी को कभी किसी भी चीज पर गुरूर नहीं करना चाहिए। इंसानों को हमेशा हम्बल रहना चाहिए। ये कहानी इस तरफ भी इशारा करती है कि किस तरह से नेचर में रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षियों के ऊपर इंसान अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि इंसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पावर ने इंसानों को बनाया है उसी पावर ने सबको बनाया है। तो ये थी पूरी कहानी ड्राउन जायंट की। अगली कहानी है 3 रोबोट्स। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इंसानों ने अपनी गलती की वजह से पूरी दुनिया को, अपनी सभ्यता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब इस पूरी दुनिया में सिर्फ 3 रोबोट्स बचे हुए हैं, जिसमें से एक का नाम के, दूसरे का नाम एक्सबोट और तीसरे का नाम 11 है। इन्हें कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए तीनों हमेशा साथ रहते हैं। ये तीनों के तीनों फ्यूजन बैटरी से चलते हैं और हमेशा एक शहर से दूसरे शहर घूम कर ये देखते हैं कि इंसान जब जिंदा थे तो वो इस धरती पर कैसे रहा करते थे। अब ये तीनों के तीनों एक बेसबॉल कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि इंसानों ने अपनी आखिरी वक्त में, यानी एपोकलिप्स के वक्त, अपने आप को खत्म कर दिया था। के को यहाँ पर एक बास्केटबॉल मिलती है जो वो एक्सबोट और 11 को दिखाता है। एक्सबोट पूछता है कि ये क्या है। 11 कहती है कि ये एक बॉल है जिसे इंसान उछाल उछाल कर खेलते थे, इससे उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। के सुनकर हैरान होता, वो उस बॉल को उठा लेता और एक्सबोट को देता है और कहता है कि इस बॉल को उछालो। एक्सबॉल उसे ऊपर से नीचे छोड़ता है, जिसके बाद वो बॉल धीरे धीरे नीचे पूरी तरह से गिर जाती है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इसमें किस तरह का एंजॉयमेंट है। ये एक डाइनर में जाते हैं, जहाँ पर एक्सबोट देखता है कि वहाँ पर एक बर्गर है जो पूरी तरह से खराब हो चुका है। वो के से पूछता है कि ये क्या है। ये उसे बताता है कि खाने की चीज है जो इंसान खाते थे, ये उनके पेट में जाती थी और इससे उन्हें एनर्जी मिलती थी। एक्सबोट कहता है कि मुझे तो एनर्जी के लिए किसी भी बर्गर की, किसी भी खाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास फ्यूजन बैटरी है। तभी 11 इन्हें बताती है कि इंसानों के मुंह के अंदर बहुत सारी सफेद रंग की हड्डियां थी, जिन हड्डियों से वो इस खाने को चबाकर पिघलाकर अपनी एसिड की टंकी में, यानी कि पेट के अंदर डालते थे और उन्हें एनर्जी मिलती थी। दरअसल ये शहर शहर घूमकर इसी तरह से इंसानों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब ये घर जाते हैं जहाँ पर इन्हें कैट दिखती है। एक्सबोट पूछता है कि ये क्या है। ये उसे बताता है कि ये एक एनिमल है जिसे इंसान अपने टाइम पास के लिए पाला करते थे। एक्सबोट को कुछ समझ में नहीं आता और तभी वो कैट उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। ये उसे डरा देता और कहता है कि अगर तुम हिले तो ये कैट फट जाएगी। एक्सबोट इससे बहुत ज्यादा डर जाता है। कुछ देर के बाद ये एक बिल्डिंग में जाते हैं, जहां पर एक्सबोट को एक्सबोट 3 मिलता है, जो कि उसका शुरुआती मॉडल था।
के उसे बताता है कि ये तुम्हारे पूर्वज हैं, पर एक्सबोट इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि एक्सबोट 3 मात्र एक छोटी सी मशीन होती है। वो कहता है कि मेरे पूर्वज नहीं हो सकते। के उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है, जिस बात से एक्सबोट को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन उस पर तान देता है। तभी उसके ऊपर बिल्ली आकर बैठ जाती है। के कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं बिल्ली को ब्लास्ट कर दूंगा। ये सुनने के बाद एक्सबोट अपनी गन को नीचे कर देता है और अब एक्सबोट 3 से वो एक आंख निकालकर अपनी आंख में फिट कर देता है क्योंकि उसकी एक आंख पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब ये तीनों अपने आगे का सफर तय करते हुए एक न्यूक्लियर लॉन्च मिसाइल सेंटर में पहुंचते हैं, जहां पर एक न्यूक्लियर मिसाइल होती है। 11 इन दोनों को बताती है कि ये खतरनाक हथियार है जिसे इंसान ने इसलिए बनाया था कि वो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सके। ये बताता है कि इंसानों ने इसका इस्तेमाल 2 या 3 बार ही किया था। एक्सबोट पूछता है कि ऐसी हथियार की वजह से इंसानियत खत्म हो गई। 11 कहती है कि नहीं, इंसानों ने अपने आप को खुद ही खत्म किया है। उन्हें लगता था कि वो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है, इसीलिए उन्होंने हवा, पानी और हर एक प्रकृति चीज पर अपना अधिकार कर लिया, उसे खराब कर दिया और यही उनके अंत का कारण बनी। इसी तरह से बहुत देर तक ये यहाँ पर बातें करते रहते हैं और जब यहाँ से बाहर जाने लगते हैं तो के बताता है कि इंसानों ने कैट्स के ऊपर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिस वजह से उनके हाथ में 4 नहीं या 5 उंगलियां हैं। और तभी वो कैट जो इनके साथ साथ चल रही थी, जिससे कि बार बार एक्सपोर्ट को डरा रहा था, वो इन्हें अपना हाथ दिखाती है जिसमें 5 उंगलियां होती है। इसके बाद वो इंसानों की भाषा बोलना शुरू कर देती है और कहती है जब इंसानों ने हमारे ऊपर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आए, जिसके बाद हमें इंसानों की कोई जरूरत नहीं थी। और तभी चारों तरफ से बहुत सारी कैट्स इन तीनों को घेर लेती है। 11 कहती है कि ये छुट्टियां शायद हमारी बहुत लंबी होने वाली है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानियां आपको पसंद आई होंगी।